हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन। ये वीडियो एक रिवीजन पर्पस से होगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हमने सब कवर किया है। तो आगामी आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे जीके आता है या फिर जनरल स्टडी आता है, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने अपने वीडियो में पूरा कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जो है यूरोपियों के आगमन से माना जाता है। तो यूरोपियों का आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा कालीकट पहुंचता है, वहां से शुरू माना जाता है। प्रारंभिक विदेशी व्यापारी केवल व्यावसायिक उद्देश्य से भारत में आए थे और उन्होंने अपने शासन की अधिक सहायता नहीं मिली थी। लेकिन यूरोपीय व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी न होकर अपने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सैन्य शक्ति ही उनके व्यापार का आधार था। यूरोपियों ने भारत के समुद्र तटों पर फैक्ट्री यानी किलाबंद व्यापारिक केंद्र बनाए, जो स्थानीय शासकों के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर थे। समय के साथ व्यापारिक उद्देश्य राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में बदल गए और भारत उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंस गया। तो क्रम से सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा और 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। 1502 में उसकी दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोच्चि और कन्नूर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली जो पुर्तगाल का जो वो भी था, उसका दूसरा ये गवर्नर था। इसने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। 1530 में नीनो द कून्हा ने राजधानी कोच्चि से गोवा स्थानांतरित की। उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन को छीना। 1631 में शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों ने हुगली को खो दिया। पुर्तगाली राजा ने बॉम्बे यानी आज का मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को अपनी बहन के विवाह के अवसर में दहेज में दे दिया। 1739 में मराठों ने सालसेट और बेसिन पर अधिकार कर लिया। ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता और समुद्री लूट और गुप्त व्यापार पद्धति उनके पतन का कारण बनती है। साथ ही ब्राज़ील की खोज ने भी पुर्तगाली शक्ति को कमज़ोर कर दिया। पुर्तगाल के बाद सेकंड नंबर पे क्रम के अनुसार डच आए हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई, जिसका नाम था वेरिनिगडे ओस्टिंडीचे कंपनी यानी BOC। 1605 में उन्होंने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया। उनके अन्य कारखाने पुलिकट, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागापट्टनम जैसे और कोच्चि में खोले गए। 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को अंग्रेज़ों से हार मिली, जिससे उनके प्रभाव भारत से समाप्त हो गया। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। अंग्रेज़ 1599 में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1609 में कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उसे 400 का मनसब मिला। 1615 में सर थॉमस रो, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था, जो ने भारत में कारखाने और व्यापार की इजाज़त यानी फरमान प्राप्त कर ली। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय से अंग्रेज़ों ने बॉम्बे को पट्टे पर लेकर पश्चिमी तट पर अपना मुख्यालय बनाया। 1639 में ही फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास का स्थान ले लिया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया।
1690 में जॉब चारनाक ने सूतीनाती में कारखाना लगाया और 1698 में कलकत्ता, जो कि उस समय सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर के 3 गांवों को मिलाकर अंग्रेज़ों का मुख्यालय बना। सूतानाती को किले बंद करके ही फोर्ट विलियम का नाम दिया गया है। 1717 में फारुखसिया से अंग्रेज़ों को व्यापार की बड़ी सुविधाएं मिली, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सब एग्जाम में आए हुए हैं। अंग्रेज़ों के बाद क्रम से आने का है फ्रांसीसी लोग आए थे। फ्रांसीसियों ने 1664 में कोलबर्ट यानी लुई 14वें का मंत्री था, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1668 में फ्रांसिस कैरन ने सूरत में पहला कारखाना खोला। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया फ्रेंच का। फ्रांसवा मार्टिन पहला फ्रांसीसी गवर्नर बना, उसने पांडिचेरी को मुख्य केंद्र बनाया। 1642 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है, उसको प्राप्त किया, जिससे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध शुरू हो गए। अंततः अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। लास्ट में सबसे आते हैं डेनमार्क, डेनिस बोलते हैं इनको। 1616 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में उन्होंने तमिलनाडु के ट्रैंकोवार और 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में अपना कंपनी खोला। श्रीरामपुर में उनका मुख्यालय बना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारत का जो भी नीतियाँ थी, वो उनका क्या प्रभाव पड़ा और उनका कितना दूरगामी परिणाम निकला, वहाँ ये सब देखते हैं। तो ब्रिटिश भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण नीति थी उनकी भू राजस्व व्यवस्था, यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने ज़मीन से राजस्व वसूली का अधिकार कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलामी में देना शुरू कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल और बिहार में लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक माना गया है। उनकी मालिकाना हकदारी वंशानुगत और हस्तांतरणीय कर दी गई। बदले में उन्हें सरकार को तयशुदा समय पर एक निश्चित राजस्व देना होता था, लगभग 10/11 हिस्सा। अब इसका क्या परिणाम हुआ? किसान केवल किराएदार बनकर रह गए। उन्हें भूमि पर अपने परंपरागत अधिकार खोने पड़े। 1799 में जमींदारों को यह अधिकार मिला कि किराया न चुकाने वाले किसानों की भी ज़मीन वो जब्त कर सकेंगे। इसी का एक अस्थाई जमींदारी व्यवस्था लाया गया इसी में, जो कि अवध और भारत के अन्य हिस्सों में भी लागू हुआ। इसमें जमींदार भूमि के मालिक बने, लेकिन राजस्व की दर समय समय पर संशोधित होती रही। अब इसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 में मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें राजस्व सीधा किसानों को मिलता था। रैयत मतलब किसानों से लिया जाता था। भूमि की उपज और मिट्टी की गुणवत्ता देखकर 30 साल के लिए तय करना होता था। इसका विशेषता यह था कि अब इसमें बिचौलियों का भाव यानी बिचौलिया बिल्कुल हट गए। सरकार की हिस्सेदारी लगभग आधी रहती थी। इसके बाद महलवाड़ी सिस्टम भी आया इसके कई और प्रांतों में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत में लागू हुआ। महलवाड़ी में महल मतलब गांव को संपूर्ण संपत्ति को राजस्व इकाई बनाया गया। कर वसूली का दायित्व तो पूरे गांव या जमींदार समूह पर होता था। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये ब्रिटिश लोगों का, ये कहाँ कहाँ पे था ये पूछा जाता है कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे था या फिर महलवाड़ी कहाँ कहाँ पे था, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आइए शिक्षा नीति देख लेते हैं इनकी। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाने के लिए। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला, जो कि हिंदू कानून और दर्शन पढ़ाने हेतु खोला गया था। 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाएं और रीति रिवाज सिखाने के लिए खोला गया था। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। लॉर्ड बेंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया।
अब देखते हैं वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लाया गया था। इसे भारत की शिक्षा का चार्टर कहा जाता है। इसमें सरकार को जन शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी गई। परिणाम स्वरूप 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा यानी जन भाषा में देने की सिफारिश की। अब आइए देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, जो सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी थी। 1829 में लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। 1795 और 1804 में बाल हत्या निषेधक कानून बने, इन्फेंटिसाइड लॉ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये सब वन लाइनर फैक्ट हैं, लेकिन मिलाने को आपको जोड़ मिलाने को या फिर कूट में आ जाएगा या क्रम से लगाने के लिए सब इम्पॉर्टेंट जो है टाइम लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश राजस्व नीति ने किसान को निर्धन बना दिया, जिससे कृषि उत्पादन दर घट गया और वे साहूकार के जाल में फंस गए। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिश ने मुक्त व्यापार नीति अपनाई और अंग्रेजी मशीन निर्मित वस्तुएं भारत से भर दी गई। ये मतलब जो भी ब्रिटिश का घरेलू उद्योग को नष्ट करने का जो नीति था वो ये बताया गया है इसमें। अब उस टाइम पे परिवहन विकास कैसे हुआ भारत में, ये भी देख लेते हैं। नदियों में स्टीम बोट चलाई गई। 1839 में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कलकत्ता से दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ। 1853 में पहली रेल लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली। 1905 तक लगभग 45,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क तैयार हो गया था। अब इसका जो विपरीत परिणाम देखने को मिला, जैसे हमारे भारत से जो भी ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का जो भी यहाँ से पलायन हुआ, वो इसका मतलब कि वर्णन बहुत ही अच्छा से दादा भाई नौरोजी, जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे और बहुत ही माइंडेड आदमी थे, ये भारत से उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो वैसे भारत से लगातार धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिला। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे धन का अपसरण कहा, यानी धन का पलायन कहा। उनके अनुसार यह भारतीय गरीबी का मुख्य कारण था। अब ब्रिटिश कालीन में देखते हैं हम लोग देखते हैं आधुनिक उद्योगों का विकास, यानी जो भी उद्योग लगे उस टाइम पे कैसे क्या उसका विकास हुआ, देखते हैं आके। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में मशीन आधारित उद्योग स्थापित हुए, जिसमें 1853 में बॉम्बे में पहला टेक्सटाइल मिल स्थापित हुआ। 1855 में रिसरा, जो कि बंगाल में है, पहला जूट मिल स्थापित हुआ। 1850 से 60 के बीच में चाय, कॉफ़ी, रबर आदि के बागान उद्योग शुरू किए गए। 1900 ये पहला चरण था और इसका दूसरा चरण इंडस्ट्रियल फेज का 1914 से 1939 तक है, जिसमें कागज़, चीनी, कांच, सीमेंट, स्टील आदि के उद्योगों की स्थापना हुई। तीसरे चरण, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में भारी रसायन, मशीनरी, हवाई जहाज़, ऑटोमोबाइल और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। अब आइए देख लेते हैं यहाँ से रिवॉल्ट स्वतंत्रता संग्राम का एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके कि क्या प्रकृति था उसका, उस पर विभिन्न जो इतिहासकार थे और जो भी उस समय के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने अपने राय दिए हैं। जैसे ब्रिटिश इतिहासकार के मैलिसन और ट्रेवेलियन ने इसे केवल सैनिक का विद्रोह, सिपाही म्यूटनी माना, जब जिसमें आम जनता का समर्थन नहीं था। L.E.R. रीज ने इसे ईसाइयों के खिलाफ धार्मिक युद्ध बताया। आउट्रम और टेलर ने कहा यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इंग्लैंड के नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1909 में इसे योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को सिद्ध किया। R.C. मजूमदार के अनुसार यह एक असंगठित सैनिक विद्रोह था, न कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। डॉक्टर S.N. सेन ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, परंतु माना कि अधिकांश जनता उदासीन रही।
अब आइए देख लेते हैं कि 1857 क्रांति के क्या क्या विद्रोह के क्या क्या कारण रहे थे। तो इसके राजनीतिक कारण जो भी थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो व्यापकगत सिद्धांत था, इसने सबसे बड़ा इसका रोल निभाया। से सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर, उदयपुर आदि राज्यों का विलय कर लिया गया। मतलब इस नीति के तहत 1856 में अवध को कुशासन के नाम पर मिला लिया गया। नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, उनकी पेंशन रोक दी गई। और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को शाही खिताब और लाल किले का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सब राजनीतिक कारण थे। अब सैन्य कारण क्या थे आंदोलन के? भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव व्यवहार किया गया, उनको कम वेतन दिया जाता था और पदोन्नति भी नहीं देते थे। जनरल सर्विस अधिनियम 1856 सब सिपाहियों को समुद्र पार सेवा के लिए बाध्य किया गया, जिसमें भारतीयों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। डाक अधिनियम 1854 से सिपाहियों को मुफ्त डाक का अधिकार छीन लिया गया। और अफगान युद्ध और पंजाब युद्ध में अंग्रेज़ों की हार ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया। तो ये था जो है सैनिक कारण। अब तीसरा देख लेते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह अधिनियम आदि सुधारों से परंपरागत जो वर्ग था भारत का वो आहत हुआ। मिशनरियों की गतिविधियों से यह शंका बढ़ी कि अंग्रेज़ भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। और जो इसका सबसे मेन कारण था, जो कि तात्कालिक कारण था, वो 1857 में नई एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें कारतूस की खोल पर चर्बी लगी होती थी। उस चर्बी जो है गाय और सूअर की चर्बी होती थी। यह एक अफवाह फैल गई, जिससे 1857 मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ, जो कि पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अब हम लोग देखते हैं, ये सब टाइम लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो भी सन है, जैसे ये विद्रोह कहाँ कैसे चालू हुआ, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब पूछा जाता है। विद्रोह के प्रमुख नेता और उनके कहाँ कहाँ केंद्र थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया, और दिल्ली में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खां ने किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, और लखनऊ से ये इसका नेतृत्व कर रही थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से भीषण युद्ध किया। बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। आरा जो कि बिहार में है, कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। विद्रोह के अन्य केंद्र से इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ग्वालियर, बनारस, इंदौर, कोटा, नसीराबाद, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट केंद्र थे विद्रोह के। अब आइए देख लेते हैं इस विद्रोह के क्या असफलता के क्या कारण थे, क्योंकि ये विद्रोह न बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अगर ये सफल हुआ होता तो भारत को उसी समय आज़ादी मिल जाती। तो असफलता के कारण विद्रोह असंगठित और सीमित क्षेत्र तक सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल और उड़ीसा में कोई आंदोलन इसका असर नहीं रहा। कई भारतीय शासक अंग्रेज़ों के पक्ष में रहे, जैसे सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, कश्मीर के गुलाब सिंह, राजपूताना के जो शासक थे। कोई समान लक्ष्य और राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था इसमें। आधुनिक शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग इस विद्रोह से दूर रहे, अपने आप को दूरी बनाए रखा उन्होंने। तो इसका परिणाम क्या हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम बना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। भारतीय राजाओं की गरिमा और जनता के धार्मिक अधिकारों को रक्षा का वचन दिया गया। इसके बाद सेना का भी पुनर्गठन किया गया। बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीयों के सैनिक का अनुपात 1:2 कर दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रांत में 1:3 में रखा गया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आयोजित होने लगी। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 का संग्राम न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं जो भी उस समय सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, या फिर जो भी उस समय का सिचुएशन था उसके हिसाब से जो भी जगह जगह पे आंदोलन हुए, उसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट। जैसे ब्रह्मो समाज का, इसका स्थापना जो है अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की आलोचना को उत्तर देते हुए हिंदू धर्म की रक्षा की। उपनिषदों को शिक्षाओं को आधार बनाकर उन्होंने एकश्वरवाद का प्रचार किया। वे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और जातिवाद के विरोधी तथा विधवा विवाह और स्त्रियों के अधिकारों के समर्थक भी थे। 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और बाद में ब्रह्म समाज से जुड़े। 1858 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से जुड़ गए। विचारों में मतभेद होने के कारण 1866 में आदि ब्रह्म समाज, जिसका जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसका नेतृत्व किया था, और भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन का द्वारा नेतृत्व किया गया था, इसमें विभाजन हो गया। 1878 में केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की। इसके मुख्य उद्देश्य थे, एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, जाति प्रथा का विरोध करना था, स्त्रियों की शिक्षा पे पूरा इसका जोर था, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने वो किया था, जोर दिया था। प्रमुख नेता इसके थे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आर्य समाज देख लेते हैं। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। उनका नारा था, वेदों की ओर वापस जाओ। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों के विरोधी थे तथा कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। सामाजिक सुधार इसमें क्या क्या किया गया? बाल विवाह का विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया, शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में लाने का भी प्रयास किया गया। लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त, लाला हंसराज इसके प्रमुख नेता रहे हैं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने 1857 में इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय बेलूर जो कि बंगाल में है वहाँ पे था। इसके प्रेरणा स्रोत थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि 1834 से 1886 के बीच में इनका जो समय था, जो दक्षिणेश्वर कोलकाता के काली मंदिर में एक पुजारी थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विवेकानंद ने 1853 के शिकागो धर्म संसद में भारत की ओर से भाषण देकर विश्व में ख्याति अर्जित की। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया। उनकी प्रमुख पत्रिकाएं प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की थी। 1882 में इसका मुख्यालय अद्यार जो कि मद्रास में है, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। यह आंदोलन पुनर्जन्म, कर्म और वेदांत दर्शन पर आधारित था। 1889 में एनी बेसेंट इसमें शामिल हो गई और 1907 में इसकी अध्यक्षा भी बनी। उन्होंने 1898 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में का आधार बना। उन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत किया। अब देख लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन, जो कि सर सैयद अहमद खां इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है इसकी स्थापना की, जो कि आगे चलकर 1920 में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उन्होंने पत्रिका तहजीब उल अखलाक भी निकाली। इसका उद्देश्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित करना। वे भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना चाहते थे। देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध परंपरा का प्रचार करना, पश्चिमी संस्कृति का विरोध और जिहाद की भावना को जीवित रखना। बाद में महमूद उल हसन ने राजनीतिक चेतना भी इसमें शामिल कर दी।
सिख सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में सिख सभा का स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था सिख समाज में शिक्षा का प्रसार और ईसाई मिशनरियों आर्य समाज की गतिविधियों का प्रतिरोध करना। 1920 के दशक में अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। पारसी सुधार आंदोलन 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पारसी समाज में सुधार और जोराष्ट्र धर्म को शुद्ध करना। इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, R.K. कामा और N. फरदौनजी थे। इसका एक पत्रिका भी था, राष्ट्र गुप्तार। यंग बंगाल आंदोलन, इसके नेता जो थे हेनरी विवियन डेरेजियो थे। यह आंदोलन स्वतंत्र विचार, प्रेस की स्वतंत्रता, किसानों के अधिकार और भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की मांग करता था। इसके अनुयायियों को डेरोजियन कहा जाता था। तो दोस्तों, ये था हमारा जो भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। आइए देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। इससे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। जो है इसका जो है उदारवादी चरण पहला चरण माना जाता है, दूसरा उग्रवादी, तीसरा गांधीवादी। उदारवादी चरण आपका 1885 से 1905, दूसरा उग्रवादी चरण 1905 से 1918 और गांधीयन जो है 1919 से 1947। उदारवादी चरण हम लोग देखते हैं, जिनको मॉडरेटर्स भी बोलते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक ए हूँ थे और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, हेनरी कॉटन। इन नेताओं को उदारवादी नेता कहा गया है। उदारवादियों की विशेषताएं क्या थी? ब्रिटिश शासन पर पूरा भरोसा रखते थे, मानते थे कि अंग्रेज का शासन भारतीयों के लिए सुधार लाएगा। धीरे धीरे सुधार और संवैधानिक तरीकों से प्राप्त अधिकारों में विश्वास रखते थे। उनके मुख्य साधन क्या थे? ये अर्जियां लगाते थे, प्रस्ताव देते थे और भाषण और प्रतिनिधि मंडल अपना भेज के अपना तरीके से ये लोग मांग अपनी रखते थे। इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? भारतीयों को उच्च सेवा ICS में अवसर मिलना, विधान परिषदों की शक्तियाँ बढ़ाना, भारतीयों को बजट और प्रशासन में भागीदारी देना। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के अपसरण सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से अंग्रेजी लूट का पर्दाफाश भी किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण देख लेते हैं। 1905 से 1918 तक का ये माना जाता है। इसको एक्सट्रीमिस्ट फेस बोलते हैं, यानी उग्रवादी चरण है। इसके प्रमुख नेता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन्हें मिलाकर लाल बाल पाल कहा गया है। इसके अलावा अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, रास बिहारी बोस और पुलिन दास आदि भी जो कि उग्रवादी नेताओं में गिने जाते हैं। इन लोगों की क्या विशेषताएं थी? उदारवादियों की नर्म नीति से असंतुष्ट होकर इन्होंने कठोर और आक्रामक नीति अपनाई। इनके अनुसार स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, ये तिलक का नारा था। अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता यानी संपूर्ण स्वराज इनका लक्ष्य था। जनता को सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल करने पर इन्होंने जोर दिया। इनके आग्रह के साधन क्या क्या थे? स्वदेशी आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे, बहिष्कार आंदोलन। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन चलाया। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, भारतीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किया। सशस्त्र क्रांति और गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी इन्होंने बनाए। अब आइए देखते हैं बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुविधा के नाम पर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। वास्तविक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन भड़क गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, वस्त्रों की होली जलाई गई। इसमें स्वदेशी उद्योगों, शिक्षा संस्थानों और बैंकों की स्थापना हुई। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी और के द्वारा रचित है और वंदे मातरम गीत इस आंदोलन के प्रतीक बन गए। अभिनव भारत जो कि वीर सावरकर के द्वारा रचित है, एक वो पत्रिका था। इन्होंने नासिक में रहकर इसकी अनुशीलन समिति जो कि बारिन घोष जैसे गुप्त संगठन भी बने इस दौरान। अब यहाँ देख लेते हैं कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में सूरत अधिवेशन में।
1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में मतभेद हो गया। कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल में तिलक, लाजपत राय, बिपिन पाल थे, गोखले, फिरोज शाह मेहंदार नरम दल में थे। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा, जो भी इस दौरान जो भी मतलब स्वदेशी मूवमेंट किया गया, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ब्रिटिश पे, जापान की रूस पर विजय 1905 ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगा दिया कि एशियाई राष्ट्र भी यूरोपीय शक्तियों को हरा सकते हैं। और एक घटना और हुई, इथोपिया द्वारा इटली को हराना भी प्रेरणादायक रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण देखते हैं। 1919 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण माना जाता है, जिसको कि गांधीयन फेज भी बोला जाता है। इसमें गांधी जी का आगमन होता है 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, जो कि फसल खराब होने पर कर माफ़ी के लिए था। और इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि मजदूरों के वेतन बढ़वाने हेतु किया गया था। इन तीनों आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जो कि बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कैद का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में होता है, जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थों लोगों को गोली चलवाकर मार डाला। अब असहयोग आंदोलन चालू होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 1922 के बीच में। इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। मेन कारण स्वरूप इसका क्या वो था, स्वरूप था सरकारी अदालतें, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चरखा और खादी का प्रचार करना। पर ये आंदोलन बहुत दिन तक नहीं सक्सेस हो पाया और इसका अंत हो गया। आंदोलन का अंत चौरी चौरा कांड 1922 में हुई। जब हिंसा हुई तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930-1934 के बीच में। इसका कारण था नमक कानून का विरोध करना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून को तोड़ा। पूरे देश में विदेशी वस्तुओं, शराब और करों का बहिष्कार हुआ। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें कांग्रेस ने आंदोलन वापस लिया, बदले में अंग्रेज़ों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। यह गांधी इरविन पैक्ट था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत की सहमति के बिना युद्ध में भागीदारी की घोषणा कर दी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी का नारा था, करो या मरो। पूरे देश में जनता अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे कठोर बल प्रयोग से दबा दिया। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। 1927 में साइमन कमीशन, जिसमें भारत सदस्य न होने पर साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। 1935 में भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो कि विफल हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1947 में माउंटबेटन प्लान और स्वतंत्रता अधिनियम आता है। इस तरह से 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्ट, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 के अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। दोनों देशों को स्वतंत्र विधायिकाएँ और सरकारें मिली। ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ। गवर्नर जनरल को प्रत्येक डोमिनियन का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। भारत का संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत का शासन चलता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भारत के जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे, इनके इम्पोर्टेंट टाइमलाइन देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल जो भारत के थे, जैसे वारेन हेस्टिंग का टाइमलाइन था 1773-1785 पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का था
1786 से 1793 इसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड वेलेजली का टाइम था 1798 से 1805, इसने सहायक संधि को लाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि 1828 से 1835, इसके समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच का इसका कार्यकाल था। इसने व्यापकता का सिद्धांत लाया था। रेल और टेलीग्राफ की शुरुआत इसी ने किया था। अब यहाँ से वायसरॉय का जो है आ गया था वो पद। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था जो कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। इसके बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 प्रथम दिल्ली दरबार होता है 1877 में। इसी के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लाया गया। लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 1884 के बीच था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत किया। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 से 1905 का। बंगाल का विभाजन इसी के समय किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग का समय था 1910 से 1916। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 का टाइमलाइन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मतलब कांड इसी के समय की होता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, गांधी इरविन पैक्ट इसी के समय किया गया था। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947, शिमला समझौता जो कि 1945 में हुआ था इसी के समय किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था 47-48 के बीच में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर। उसके बाद सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 48 से 1950 तक थे, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति का प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाता है जो कि 1950 से आगे होता है। 1950 में भारत गणतंत्र बना और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ धार्मिक सामाजिक जो जनजातीय आंदोलन हुए थे अंग्रेज़ों के टाइम, ब्रिटिश कालीन शासन के टाइम, उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए थे। ट्राइबल रिवोल्ट सबसे पहले देखते हैं। जनजातीय संथाल विद्रोह, इसका जो है टाइम था 1855 से 1856। इसका स्थान था भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि आधुनिक झारखंड और बिहार क्षेत्र में आते हैं। इसके नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। इसका कारण क्या था? जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेज अधिकारियों का शोषण से ये विद्रोह फैला था। दूसरा था भील विद्रोह। इसका 1817 से 1819 खानदेश जगह पे मध्य भारत में ये विद्रोह फैला था। कारण क्या था? भूमि और वन से बेदखली, ब्रिटिश दमन से हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। कारण क्या था? जमींदारों द्वारा बेड बागान प्रथा, जंगल से अधिकार छीना जाना, ये प्रमुख कारण थे। खासी विद्रोह जो कि 1830 में हुआ, असम और मेघालय क्षेत्र में, इसके नेता थे तीरथ सिंह। कारण था ब्रिटिश द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण और सड़क निर्माण के द्वारा। कोल विद्रोह होता है 1831-1832 के बीच, छोटा नागपुर क्षेत्र में। कारण था नए जमींदारों महाजनों द्वारा शोषण किया जाना। रंपा विद्रोह होता है 1879 से 1880 के बीच में, आंध्र प्रदेश में होता है। आदिवासियों पर अत्याचार और वन कानून इसके प्रमुख कारण रहा है। किसान विद्रोह देख लेते हैं तेजी से। नील विद्रोह होता है 1859 से 60 के बीच में, बंगाल में। अंग्रेज नील किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दीनबंधु मित्र की नाटक नील दर्पण ने आंदोलन को और भी लोकप्रिय बनाया। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच में, पावना जो कि बंगाल में है। इसका कारण था जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्यधिक लगान लगाना। लेकिन यह विद्रोह शांतिपूर्ण प्रतिरोध के उसमें था, स्वरूप में था। दक्कन का विद्रोह था 1875 में, पूना और अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। साहूकारों द्वारा शोषण और ऋणभार से ये जो है दंगे हुए थे। किसान आंदोलन और हिंसक हो गया था। तेभागा आंदोलन देख लेते हैं। 1946-1947 बंगाल में हुआ था। बटाईदार किसान चाहते थे कि उत्पाद का 2/3 हिस्सा यानी तेभागा उन्हीं को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए विद्रोह हो गया। इसका नेतृत्व किया था किसान सभा और कम्युनिस्ट नेता। किसान सभा आंदोलन यानी पीजेंट सभा मूवमेंट 1920 से 30 के बीच में। इसके नेता थे एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका स्थान था बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
अब देखते हैं सामाजिक धार्मिक विद्रोह जो थे उस समय के, सोशियो रिलीजियस रिवोल्ट। फ़कीर और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 बीच में। इसका स्थान था बंगाल में। इसके नेता थे फ़कीर मजनू शाह और भविष्यनाथ भट्टाचार्य। कारण था बस ब्रिटिश का कर वसूली और शोषण। फैराजी मूवमेंट था, फैराजी आंदोलन 1830 से 1857 के बीच में पूर्वी बंगाल में। इसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। मुस्लिम समाज का इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज का धार्मिक सुधार आंदोलन, किसानों का शोषण को ख़त्म करना। तीसरा था बहावी आंदोलन जो 1820 और 1870 के बीच में हुआ था। इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। इसका स्थान था उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ था। इसका उद्देश्य था इस्लाम की शुद्धता, अंग्रेजों और उनके समर्थकों के विरुद्ध जिहाद का नारा। अब आइए देख लेते हैं जल्दी से महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। इसमें पत्र है, फिर पत्रिका के भाषा, फिर उसके संस्थापक, फिर उसका उद्देश्य और उसकी विशेषता। जैसे समाचार दर्पण जो कि 1819 में आया था, पत्र था बंगाली में, इसका बंगाली लैंग्वेज में था। इसके जो लेखक थे जेम्स मिल बकिंघम थे। भारत का पहला समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में ये भी लिखा गया था राजा राम मोहन के राय के द्वारा। समाज सुधार और सती प्रथा का इसमें विरोध को बताया गया है। मिरातुल अखबार भी फारसी में था, राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित था। इसमें सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है। तत्वबोधिनी पत्रिका जो कि बंगाली लैंग्वेज में है, देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके वो थे, मतलब पत्रिका निकाले थे। ब्रह्म समाज के विचारों का इसमें प्रचार किया गया था। द इंडियन मिरर अंग्रेजी में है, केशव चंद्र सेन ने इसका रचना किया था। सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद पर इसमें जोर दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली लैंग्वेज में है, बंगाली अंग्रेजी दोनों में है। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक है, मोतीलाल घोष। इसमें स्वदेशी आंदोलन को मेन मुख्य पत्र बनाया गया है। हिंदू पैट्रियाट जो कि अंग्रेजी में है, हरीशचंद्र मुखर्जी का पत्रिका है। इसमें नील आंदोलन के समर्थन में ये पत्रिका को निकाला गया था। भारत मित्र जो कि हिंदी में है, इसके संस्थापक हैं बाल मुकुंद गुप्त जो कि राष्ट्रीय जागरण पर केंद्रित है। केसरी जो कि मराठी में है, बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका है। इसमें उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया है। मराठा जो कि अंग्रेजी में है, बाल गंगाधर तिलक ने इसके फिर निकाला है। इसमें उग्रवादी विचार का समर्थन किया गया है। द हिंदू को अंग्रेजी में निकाला गया था, जी सुब्रमण्यम इसके संस्थापक थे। दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद को प्रचार करने के लिए यह पत्रिका निकाली गई थी। स्वराज हिंदू और उर्दू दोनों में थे, बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। इसमें स्वदेशी का प्रचार किया गया है। इंडियन ओपिनियन जो कि अंग्रेजी गुजराती में भी है, इसके संस्थापक महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से ही इसको चला रहे थे। भारतीय अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है, को बताया गया है। हरिजन जो कि अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती तीनों भाषा में थी, महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया है। इसमें अस्पृश्यता निवारण पे जोर दिया गया है। यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी में है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित है। स्वतंत्रता आंदोलन का इसमें प्रचार पे जोर दिया गया है। नवजीवन गुजराती में है, महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया है। समाज सुधार और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है, स्वामी विवेकानंद इसके संपादक हैं। आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी जागरण पे जोर दिया गया है। उद्बोधन जो कि बंगाली में है, रामकृष्ण मिशन द्वारा इसका वो किया गया है संपादन। धार्मिक और सामाजिक विचार को इस पर फोकस किया गया है। बंग दर्शन बंगाली में है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक थे। वंदे मातरम का इसमें प्रकाशन किया गया है। कलकत्ता रिव्यू जो कि अंग्रेजी में है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता इसके संस्थापक रहे हैं और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है। राष्ट्र गुप्तार जो कि गुजराती में है, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक रहे हैं। इसमें पारसी सुधार आंदोलन पर जोर दिया गया है। तहजीब उल अखलाक जो कि उर्दू में है, इसके सर सैयद अहमद खान संस्थापक रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन पे इसका मुख्य वो केंद्रित रहा है। इसमें मुस्लिम सुधार पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा एफर्ट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए जिनको इसकी वास्तविक में ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगले ही वीडियो में कोई नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।